स्टूडेंट्स। तो आज की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आपको भी पता है कि पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग वहाँ तक आज हम लोग का जो टॉपिक से स्टार्ट होगी उत्तल दर्पण के साथ होगी। बहुत तेज़ी से आज हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग अवतल दर्पण के उपयोग के साथ। तो सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है उत्तल दर्पण के उपयोग। अभी उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इस चीज़ को देखना। सबसे पहले उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग की सबसे बड़ी विशेषता क्या क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए उत्तल दर्पण की विशेषता क्या क्या है, क्योंकि ये यदि आप सीख जाएंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई इशू होगी, आप आसानी से इन चीज़ों को हैंडल कर लोगे। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले ना उत्तल दर्पण के उपयोग किए यहीं और चलते हुए, क्योंकि यदि आप ये सब सीख लीजिएगा तो कोई ये नहीं है, आप आसानी से चीज़ों को हैंडल कर पाइएगा, समझ पाइएगा। तो आज हम लोग यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पहले से बताया गया क्योंकि एक बार इस क्लासेस को और ले चुके हैं तो इसीलिए थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, बाकी फिर से लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो जो सबसे पहले अवतल दर्पण है इसकी भी सबसे बड़ी विशेषता क्या चीज़ है कि ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पे लाएगी। तेज़ी से पढ़ा गया, थोड़ा सा सुनिएगा। ये प्रकाश की किरणों को एक साथ लाएगी। अब जब प्रकाश की किरणों को ये एक साथ लाएगी तो क्या होगा, इसका मतलब है कि मान लीजिए कि अवतल दर्पण है तो ये क्या करेगी, प्रकाश की किरणों जो अलग अलग दिशा में जा रही होगी ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पे लाएगी। अब एक जगह पे लाएगी तो इसका नतीजा ये होगा कि ये छोटा प्रतिबिंब। तो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि इसका उपयोग जो होगा कहाँ कहाँ किया जाएगा, इस चीज़ का उपयोग, इसी गुण का उपयोग, इसी गुण के कारण इसका उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। सबसे पहले अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वह सेविंग मिरर में किया जाता है। सेविंग मिरर का दूसरा नाम है हजामती दर्पण। सेविंग मिरर का दूसरा नाम है हजामती दर्पण, मतलब हजामती दर्पण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा टॉर्च तथा सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पे लाएगी। जब एक जगह पे लाएगी तो उसका फोकस्ड एरिया ज़्यादा होगा, और फोकस्ड एरिया ज़्यादा होगा तो प्रकाश की किरणें दूर तक जा पाएंगी, इसीलिए इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा वाहनों के हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। हेडलाइट का भी कारण यही है कि ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पे लाएगी। जब एक जगह पे लाएगी तो प्रकाश की किरणें डिस्टेंस तक जाएगी, इसलिए वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है वो सौर भट्टियों में भी किया जाता है, सोलर कुकर में भी किया जाता है। क्यों किया जाता है सोलर कुकर में, तो इसका पीछे रीज़न ये है कि ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पे जब लाएगी तो एक जगह पे हीट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अब जैसे हीट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि ये बड़ी मात्रा में उसमें उत्सर्जित करेगी, और जिसके कारण इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है। उत्तल दर्पण के पढ़ने के बाद अगला जो है हम लोग चल रहे हैं कहाँ पे, अवतल दर्पण के पास, कि अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, तो अवतल दर्पण का जो सबसे पहला उपयोग किया जाता है वह किया जाता है पश्च दृश्य देखने में। पश्च दृश्य देखने में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे का रीज़न समझिएगा कि सबसे पहला रीज़न है कि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा चीज़ क्या चीज़ है कि ये छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो इसका दृष्टि क्षेत्र भी ज़्यादा होगा, यानी कि ये बहुत बड़ी दूरी तक ये दिखा पाएगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है और ये छोटा भी बनाता है, जिसके कारण से इसका उपयोग जो है वो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, मतलब साइड मिरर में भी इसका उपयोग किया जाता है, पार्श्व दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और सीसीटीवी कैमरे में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा टेबल लैम्प में भी इसका उपयोग किया जाता है, और स्ट्रीट लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। सीसीटीवी कैमरे में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा कि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए सीसीटीवी कैमरे में भी इसका उपयोग किया जाता है और स्ट्रीट लाइट में भी प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के का उपयोग कहाँ कहाँ की जाती है, वर्णन करें। ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है। 3 मार्क्स कैसे रहता है, तो या तो केवल अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखने बोलेगा या तो उत्तल दर्पण के उपयोगों को लिखना है। आपको ना 5 उपयोग लिखिए,
4 उपयोग लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो या 5 या तो 4 उपयोग लिखिए, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे और दिए जाते हैं। आपको ये बताना है कि ये भी जान लेना है कि इस बार हमारा एक स्टूडेंट्स 100 में से 99 अंक अर्जित किए हैं। तो 99 अंक अर्जित किए हैं। तो इसके पहले भी पिछला साल भी हमारा एक बच्चा साइंस में से 100 में से 99 लाया था। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 90 और 100 के बीच में होते हैं। तो इसका मतलब है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी। इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान में देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा। तो आज का आपका होमवर्क होगा उत्तल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोगों के बारे में। और हम लोग एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पढ़ने वाली एक टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल चीज़ क्या है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण फिगर कैसे बनाता है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं ये प्रश्न जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं और ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, समझने की चीज़ है। तो सबसे पहले इतना समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि फिगर कैसे बनाए जाते हैं। तो कहता है कि कोई भी दर्पण है, इसकी 3 रूल है। पहला रूल यहाँ पे हम लोग दूसरा रूल तय करेंगे और यहाँ पे तीसरा। पहला रूल क्या कहता है कि मान लो एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे P दिया हुआ है, यहाँ पे F दिया हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए C दिया हुआ है। पहला नियम कहता है कि यदि आप समानांतर लाइएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाइएगा तो वहाँ कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है या तो उत्तल दर्पण है और इसके मुख्य अक्ष के समांतर यदि आप प्रकाश के किरणों को भेजते हैं तो वह कहाँ से मिलेगी, आके फोकस पे आके मिलेगी। इसका मतलब है कि यदि आप समांतर भेजें तो वह कहाँ जाएगी, फोकस पे। दूसरा क्या कहता है कि ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए F है और ये मान लीजिए C है। यदि आप F से होकर गुजारते हो तो ऑटोमेटिक कहाँ पे जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। ध्यान देना, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आप लाइट को भेज रहे थे, वह टकरा के कहाँ से लौट रही थी, फोकस पे। यहाँ पे आप फोकस पे भेज रहे तो वह टकरा के कहाँ पे जा गई, तो मुख्य अक्ष के समानांतर। मतलब यदि आप फोकस पे भेजते हो तो वह कहाँ पे जाती है, समानांतर जाती है। और तीसरा क्या कहता है कि यदि आप P है, यहाँ पे F है और यहाँ पे C है, यदि आप F से होके गुजारते हो तो वह मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी फिर रिपीट हो गया। तीसरा क्या कहता है कि मान लीजिए कि यदि आप C से होके गुजारते हो तो जैसे आप C से होके गुजारते हैं तो वापस C में ही लौट आती है। मतलब C पर रहेगा तो कहाँ पे बनेगी, C पर ही बनेगी। और चौथा गुण क्या कहता है कि यदि मान लीजिए आप P है, यहाँ पे F है और यहाँ पे C है, तो चौथा गुण कहता है कि यदि आप P से होकर गुजरिएगा तो वह समान कोण बनाते हुए दूसरी दिशा में चली जाएगी, तो चारों रूल्स को याद रखिएगा, इसका उपयोग क्वेश्चन बनाने में किया जाता है। अब इस चीज़ का एप्लीकेशन अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। और वो जो टॉपिक्स है कि अवतल दर्पण अपना फिगर कैसे बनाते थे। देखिए यहाँ पे भी हम लिखे हुए थे पिछले क्लास लेते वक्त कि यदि आप समानांतर रखिएगा तो फोकस पे जाएगी, यदि आप फोकस पे रखिएगा तो समानांतर जाएगी, यदि आप C पे रखिएगा तो वापस C पर से ही लौट जाएगी। अब केस 1 कहता है कि यदि मान लो कि कोई एक दर्पण है। केस वन जानने से पहले ये समझ लीजिए कि अवतल दर्पण कितने फिगर बनाते हैं। इस चीज़ को समझते हैं, ये अवतल दर्पण कितने फिगर बनाते थे। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, यहाँ पे P है, सॉरी ये मान लीजिए यहाँ पे आप लोग का अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पे आपका P है, यहाँ पे F है और यहाँ पे C है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि एक लड़का गया, वो अनंत से प्रकाश डाल सकता है सबसे पहले। दूसरा बोलेगा कि सर C से दूर रखेंगे। तीसरा बोलेगा कि कोई भी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, C पे रखेंगे। चौथा बोलेगा C और F के बीच में रखेंगे। पांचवा बोलेगा F पे रखेंगे और छठा बोलेगा P और F के बीच में रखेंगे। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण हमेशा कितने फिगर बनाते हैं, 6 फिगर बनाते हैं। कहाँ कहाँ, पहला अनंत, दूसरा C से दूर, तीसरा बनाएगा C पे, चौथा बनाएगा C और F के बीच में, पांचवा बनाएगा F पे या F से, छठा बनाएगा P और F के बीच में। अब इस चीज़ को समझते हैं।
अब एक एक करके सीखते हैं क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, यहाँ पे नहीं सीखिएगा दिक्कत होता है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सीखने के लिए थोड़ा सा समय लेते हैं। पहला कंडीशन क्या बोला, पहला कंडीशन बोला था कि मान लीजिए, पहला कंडीशन बोला था ये कि मान लीजिए कोई एक अवतल दर्पण है, तो ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, यहाँ पे P है, यहाँ पे F है और यहाँ पे C है। सबसे पहले यदि हम अनंत से प्रकाश की किरणों को गुजारें, यदि आप अनंत से गुजारिएगा तो ये ऐसे सीधा जाते हुए, सीधा ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद पहला नियम क्या सिखाए थे कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरणें जाती है तो वो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे होके मिलेगी। तो इसका मतलब है कि कहाँ पे मिली, फोकस पे। दूसरा, यदि प्रकाश की किरणों को यदि इधर से भेजा जाए तो ये यहाँ पे जाएगी, और यहाँ पे जाने के बाद ये भी कहाँ पे जाएगी, फोकस पे मिलेगी। जहाँ पे दो अपरावर्तित किरणें मिलती है वहीं पे फिगर बनती है। इसका मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि वस्तु यदि अनंत पे हो तो फिगर कहाँ बनता है, तो आप क्या बोलिएगा, फोकस पे। यदि वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। साइज देखिए एकदम बिंदु साइज का साइज है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ये स्थिति नंबर फर्स्ट था। अब हम लोग स्थिति नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। स्थिति नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। स्थिति नंबर सेकंड क्या कहता है, तो स्थिति नंबर सेकंड कहता है कि मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे आपका P है, ये आपका F है और ये आपका C है। ध्यान से देखना कि जितना PF का डिस्टेंस होना चाहिए उतना C और F का भी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो दूसरा, मैं वस्तु को मान लीजिए C से दूर रखते हैं। जब आप C से दूर रखते हैं तो एक प्रकाश की किरणें आती हैं और यहाँ से आने के बाद ये कहाँ पे चली जाएगी, फोकस पे। और दूसरा प्रकाश की किरणें, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस मेरा गलती हो गया, ये C यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा मान लो प्रकाश की किरणें, यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है कि दूसरा यदि आप देखिए C से गुजार गए हो, तो C से गुजारने के बाद ये वापस उसी दिशा में लौट आई। तो जब वापस उसी दिशा में लौट आई तो ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे कटेगा वहाँ से आप क्या कीजिए, इसके ऊपर में मिला दीजिए। नतीजतन क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब की स्थिति बन जाएगी वह कहाँ बन जाएगी, C और F के बीच में बन जाएगी और उल्टा बनेगा। उल्टा का मतलब A और B अगर ऐसे है तो जस्ट उसका फिगर नीचे बन रहा है, ये ऊपर में है और इसका फिगर कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है और इससे छोटा बन रहा है। इस फिगर से ये छोटा फिगर बन रहा है, इसलिए लिखा है कि साइज जो होगा वो क्या बनाएगा, छोटा बनाएगा और प्रकृति कैसी बनाएगी, वास्तविक एवं उल्टा बनाएगा। इसके अलावा तीसरा फिगर आप जाते हैं। तीसरा फिगर हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि यदि वस्तु C पे हो, यदि वस्तु कहाँ पे हो, C पे हो, तो जैसे ही वस्तु को आप C पे रखिएगा, देखिए यहाँ पे रखे हुए, यदि वस्तु को आप C पे रखिएगा, तो C पे रखिएगा तो ऐसे टकराते हुए सीधी जाती हुई कहाँ से निकलेगी, फोकस पे निकलेगी। दूसरा, यदि C पे वस्तु को रखिएगा तो प्रकाश की किरणों को आप C से नहीं गुजार सकते, तो अगला जो बिंदु है वो कौन है, F है, तो F से गुजारिए। अब हम लोग सीखे कि जैसे आप F से गुजारते हो तो वह टकराने के बाद सीधा रह जाती है, तो सीधा रह जाने के बाद यहाँ एक इस पॉइंट पे मिलती है। जब इस पॉइंट से मिलती है तो यहाँ से हम लोग एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। और जैसे यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं तो जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब है कि यदि वस्तु C पे रहा तो प्रतिबिंब C पे बनेगा, साइज बराबर होगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अब यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद हम लोग चौथा फिगर में चलते हैं। केस 4 क्या कहते हैं, केस 4 कहता है कि अब हमारा जो वस्तु है C से नज़दीक आ जाएगा। अब हमारा वस्तु C से नज़दीक आ गया, तो C से नज़दीक आ गया तो अब हमारा वस्तु जो है वो C और F के बीच में आ गया। जैसे C और F के बीच में आया तो पहला जो लाइन है वो ऐसे गुजरेगा, जैसे गुजरेगा तो फोकस से होके गुजरेगी। दूसरा लाइन जो है वो कहाँ से गुजरेगी, F से होके। जैसे F से होके गुजरेगी तो ये भी समानांतर जाएगी, दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे।
इसका मतलब है कि ये छोटा प्रतिबिंब है, ये छोटा वस्तु है, उसकी छाया बड़ी बनी और कहाँ बनी, सी से परे। सी से परे का मतलब होता है सी से दूर। कहाँ बनी है, सी से दूर बना। साइज कैसा बना, बड़ा बना, और प्रकृति क्या बनी, वास्तविक एवं उल्टा बना। वास्तविक का मतलब क्या हो गया, वास्तविक का मतलब हो गया कि हम लोग एग्जैक्ट इस लाइन, दोनों लाइन को मिलते हुए देख रहे हैं। जिसमें एग्जैक्ट मिलते हुए नहीं दिखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पे दोनों लाइन मिल गई हैं, इसका मतलब ये रियल इमेज बना गई। इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। पांचवा फिगर क्या कहता है, पांचवा फिगर कहता है कि यदि वस्तु एफ पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यदि वस्तु एफ पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चलिए हम खुद बना के दिखाते हैं। ये फिगर थोड़ा सा हमारे पास चूँकि इस पर स्केल नहीं है तो थोड़ा सा इशू होता है, बट आप समझ सकते हो इतनी इशू हमारी। तो मान लेते हैं कि ये हमारा पी है, ये एफ है। जितनी अच्छी फिगर बनाइएगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा भाई। ये तो वस्तु हमारा अब कहाँ पे चला गया, एफ पे। एफ पे चला गया तो एक लाइट यहाँ से यहाँ गुजरेगी, और जैसे यहाँ से यहाँ गुजरेगी तो ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर गई है, फोकस से होकर गुजरे। अब दूसरी जो लाइट है ये कहाँ से गुजरेगी, तो चूँकि इधर से नहीं भेज सकते तो इसको हम लोग सी से ही भेज देते हैं। अब जैसे सी पे भेजते हैं, सी से होके भेजते हैं तो वापस सी पे ले आती है। अब दोनों जो गुण है ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेगा, ये दोनों जो है वो आगे जाके मिलेगा, बहुत दूर में जाके मिलेगा, लेकिन ये दोनों आगे जाके मिलेगा। जहाँ से मिलेगा वहाँ से हम लोग एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। क्या सीख रहे हैं, तो हम लोग ये सीख रहे हैं कि वस्तु इतनी बड़ी थी लेकिन प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना। इसका मतलब है कि वस्तु की यदि स्थिति यदि एफ पे हो तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगी, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। लास्ट फिगर की ओर चलते हैं, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या देखेंगे, तो केस नंबर 6 में देखेंगे ये वीवीआई भी है। केस नंबर 6 में देखेंगे कि अब हमारे पास वस्तु कहाँ गई, तो यहाँ पे पी है, ये एफ है और ये यहाँ पे सी है। अब वस्तु हमारी एफ की इधर आ गई, मतलब पी और एफ के बीच में आ गई। तो पहला लाइट ऐसे गुजरा, ये चली गई कहाँ पे, फोकस में, फोकस से होकर गुजरी गई। दूसरी कहाँ से गुजरेगी, सी से होकर गुजरेगी। अब चूँकि ये दोनों लाइन कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे कि ये मिलेंगे लेकिन इधर आके मिलेंगे। कल्पना कर लेंगे ये यहाँ पे आके ऐसे मिल गए, और यहाँ से एक ड्रॉ कर देंगे, ऐसे एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे ही हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करेंगे हम लोग ये देखेंगे कि एक लाइन को हम लोगों ने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया। इसका मतलब है कि इस यहाँ जो फिगर बना है ये एक आभासी प्रतिबिंब बना। आभासी का मतलब क्या हम बोल रहे हैं, आभासी का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इस प्रतिबिंब को हमने अपनी कल्पना से बनाई है, इस प्रतिबिंब को हमने अपनी कल्पना से बनाई है। दूसरी बात, जिधर मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यदि ये वाई एक्सिस की तरफ ही है और फिगर भी वाई एक्सिस की तरफ ही बन रहा है, इसका मतलब है कि क्या बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब है कि आज हमने 6 फिगर बनाने सीखे हैं, एकदम क्विक रिवीजन करते हैं। यहाँ से हम लोग एक छोटा सा, अगर हम पूछे आपसे, एक छोटा सा दिमाग लगा के बना सकते हैं कि अवतल दर्पण 3 टाइप का फिगर बनाता है, अवतल दर्पण 2 टाइप का फिगर बनाता है। यहाँ से एक चीज़ सीख सकते हैं कि अवतल दर्पण 2 टाइप का फिगर बनाता है। एक बनाता है वास्तविक एवं उल्टा, एक बनाते हैं सीधा तथा आभासी।
अब ये जो वास्तविक हम उल्टा बना रहे हैं, ये जो वास्तविक हम उल्टा बनाएगा कितनी कंडीशन में बनाएगा? 5 कंडीशन में बनाएगा। पहला, यदि वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे हो। दूसरा कहाँ पे? यदि वस्तु क्या चीज़ हो? सी से दूर हो। तीसरा कहाँ पे बनाएगा? यदि वस्तु सी पर हो। चौथा कहाँ पे बनाएगा? यदि वस्तु सी और एफ के बीच में। पांचवा कहाँ पे बनाएगा? यदि वस्तु एफ पे हो। लेकिन आभासी और सीधा प्रतिबिंब केवल एक जगह पे बनाएगा, कहाँ? पी और एफ के बीच में। ये दोनों चीज़ों में छोटा प्रतिबिंब बन रहा था, इन दोनों में बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, और यहाँ से बराबर प्रतिबिंब बन रहा था। और जब ये यहाँ पे जा रहा था, पी और एफ के बीच में भी जा रहा था, तो क्या बन रहा था? बड़ा प्रतिबिंब। अब इस डायग्राम का उपयोग करके लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यदि आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछे कि वह कौन सा दर्पण है जो बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो बड़ा तथा सीधा कौन? देखिए यहाँ पे बड़ा भी बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है? सीधा बन रहा है। मतलब कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए वह कौन ऐसा दर्पण है? दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वस्तु की स्थिति क्या होगी जब प्रतिबिंब बराबर बनेगी, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी? सी पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? वह कौन सा दर्पण है जो बराबर तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो बराबर और वास्तविक कौन बनाता है? अवतल दर्पण बनाता है। इसका मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख सकते हैं कि जो रियल आदमी होता है उसका बात हमेशा हम लोगों को उल्टा होता है, जो वास्तविक बोलता है हमें उल्टा लगता है। जैसे टीचर आपको पढ़ने बोलता है, आपको लगता है कि टीचर हमारा दुश्मन है। इसका मतलब है कि जो टीचर आपको अच्छी बातें बोल रही है आपको उल्टा, और जो सीधा सीधा बात बोलेगा, मीठा मीठा बात बोलेगा, वो एकदम काल्पनिक आदमी है, वैसा संभव नहीं। जैसे हम आपको बोल दें कि बिना पढ़े लिखे आप 460 मार्क्स 470 मार्क्स ले आएंगे, ये सीधी बात है, 460 लेकिन ऐसा नहीं होगा। मतलब हम काल्पनिक बात बोल रहे हैं। और दूसरी क्या बोले कि यदि हम बोल रहे हैं कि 460 से प्लस तब आएंगे यदि आप मेहनत करोगे, तो हम तो वास्तविक बोल रहे हैं लेकिन आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो ये बन गया उल्टा। इसका मतलब है कि वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब, जो वास्तविक बनेगा वो उल्टा रहेगा और जो सीधा बनेगा वो क्या रहेगा? आभासी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी इसको बना लेंगे। हम जाने से पहले हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि इस चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी उत्तल दर्पण से संबंधित। आज का होमवर्क भी आपका यही है, उसके उपयोग के बारे में। और ये 6 फिगर, एक ये फिगर, दूसरा फिगर, ये 2 होमवर्क है। होमवर्क कौन कौन फिगर है आपको बनाना है वो देखिएगा। होमवर्क फिगर कौन कौन बनाना है, तो ये वाला जो फिगर बनेगा मतलब केस नंबर 3 और केस नंबर 6, ये दोनों इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो इन दोनों फिगर को आप बनाना। आप सबों को आप लोग जुड़े, इसके लिए आप देखेंगे बाद में, अभी तो ये रिकॉर्ड में जाएगा, आप बाद में देखेंगे। इसके लिए आप सबों को शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। आशा करते हैं इसी तरह से मस्त रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।